स्क्रीन विजिबल है रितु जी? या ओके, जी मैम। ओके, थैंक यू। तो हम आज सेंस ऑर्गन्स या ज्ञान इंद्रियां जिनको हम कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं? इनके द्वारा ही जितने भी सेंसेशंस होते हैं, जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, वो ह्यूमंस को फील करना तभी संभव है कि जब उसकी ये ज्ञान इंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स एक्टिवेट हो। क्योंकि ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यही जो इनमें सेंसरी नर्व्स होते हैं जो कि इन संवेदनाओं को या इन सेंसेशंस को ब्रेन तक लेके जाते हैं और हम उन सेंसेशंस को फील कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका होना सेंस ऑर्गन का बहुत जरूरी है। और ये सारे सेंस ऑर्गन से जो सेंसरी नर्व्स निकलती हैं वो पहले स्पाइनल कार्ड में जाती हैं और वहां से फिर सीएनएस से होती हुई या स्पाइनल कार्ड से होती हुई ये ब्रेन तक जाती हैं। और ब्रेन में इनके जो विशेष सेंटर होते हैं, स्पेसिफिक सेंटर होते हैं, वहां पर इनका अनुभव किया जाता है। तो ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब, ये सारी चीजों की जो संवेदनाएं हैं वो इन्हीं ऑर्गन से फील की जाती हैं। इवन टेस्ट भी, जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट भी हम इन्हीं सेंस ऑर्गन से फील करते हैं। तो इस तरह हम देखें कि ह्यूमंस में 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? स्किन, या जिसे हम स्पर्श इंद्रिय, त्वचा भी कहते हैं। और ये इससे हमें किस चीज का सेंस होता है? टच का। इसमें स्पर्श, दाब, पीड़ा, वेदना, टेम्परेचर जैसे हीट या कोल्ड, इन सभी का सेंस हमको ये जो हमारी स्किन, यहाँ पर हैंड के रूप में इसको शो किया गया है, तो ये स्किन सेंस ऑर्गन से हमको इन सारी चीजों का सेंसेशंस की फील होती है। सेकंड होती है टंग, या जिसे हम स्वाद इंद्रिय भी कहते हैं। और किसी भी वस्तु को जब मुंह में डालते हैं तो उसका टेस्ट कैसा है, उसकी जानकारी हमें इस टंग के द्वारा ही मिलती है। तीसरी होती है घ्राण इंद्रिय या नोज। ये किसी भी वस्तु की स्मेल कैसी है, उसकी गंध कैसी है, उससे परिचित कराती है। फिर ईयर, तो किसी भी साउंड को हम बिना ईयर या ध्वनियों का ज्ञान हम सिर्फ कान के या श्रवण इंद्रिय के थ्रू ही प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम पांचवी होती है आई, ये जिसको हम दृश्य इंद्रिय भी कहते हैं। और इसके द्वारा सारी चीजों को देखा जाना संभव हो पाता है। तो अब इस तरह से हम देखें कि ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ये ईयर, कान, हेयरिंग का काम करते हैं। हैंड, टच, त्वचा, टच का, स्पर्श का। टंग, टेस्ट का। आई, देखने का। और नोज, स्मेल का। तो इस तरह से 5 सेंस ऑर्गन्स के 5 अपने सेंसेशंस होते हैं। अब स्किन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इसका एक हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्पर्श का, टेम्परेचर का, जैसे कोई चीज गर्म है, आग से या गर्म चीज से टच कर जाते हैं। कोल्ड का या प्रेशर का, किसी भी तरह का पेन, वेदना, या कोई चीज हल्की है या भारी है, या कोई सरफेस बहुत स्मूथ है या रफ है, ये सारी जानकारी हमें स्किन के थ्रू ही मिलती है। और ये इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं स्किन में। ये तीन लेयर में होती है स्किन। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, सेंटर में डर्मिस, और हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो ये जो लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें बहुत सारे रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये रिसेप्टिकल ही टच का सेंस कराते हैं। या कोई भी सरफेस स्मूथ है या रफ है या हॉट है, कोल्ड है, तो ये सारा जो फील या टच का जो टाइप है, उसकी फीलिंग स्किन के द्वारा ही होती है। फिर कई बार प्रेशर का, जैसे सपोज एक पेंसिल से आपके किसी भी स्किन के पॉइंट को पुश करें तो वो जो एक प्रेशर की फीलिंग होगी। या एक पेन होगा, जैसे जब इंजेक्शन लगता तो एक पेन होता है। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा ही होती हैं। और इनमें
इन सारी सेंसेशन को फील करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो कि इनको फील करती हैं और सेंसरी नर्व्स के द्वारा उसे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। फिर सेकंड है टेस्ट, जिसे टंग के द्वारा हम लेते हैं, जिह्वा इंद्री। तो इसका मेन उद्देश्य होता है किसी भी चीज का टेस्ट लेना। ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं? बिटर, सोर, उन्ममी, स्वीट, सॉल्ट। और इसमें बहुत सारे जीव में छोटे छोटे बर्ड्स पाए जाते हैं जिसको पेप्लीय कहते हैं। और ये जो पेप्लीज होते हैं ये अलग अलग पेप्लीज अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह हम देखें सेकंड पिक्चर में है कि ये एक पोर्शन दिखाया गया है कि इस स्थान पर बिटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट, फिर यहाँ सॉल्टी और यहाँ सोर। तो इस तरह से ये टेस्ट बड्स जीभ के चारों किनारे पर होते हैं जो कि किसी भी खाने का, किसी भी फूड का या कोई भी वस्तु जो मुंह में डाली जाती है तो उसके टेस्ट को फील करके और उसका एहसास हमें कराते हैं। और ये जो टेस्ट फील करते हैं यहाँ से ये फेशियल नर्व के द्वारा मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जो स्वाद केंद्र होता है कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है। थैलेमस के थ्रू ये कॉर्टेक्स तक जाते हैं और यहाँ पर स्वाद केंद्र या टेस्ट सेंटर जो होता है वहां पर इन्हें इन्हें मीनिंग दिया जाता है और हमें उस टेस्ट का फील होता है। अब हम आते हैं नोज पर, नाक। तो आपको सभी मालूम है कि नाक का काम मेन होता है सूंघना। और जहां भी सूंघने या घ्राण इंद्री से रिलेटेड चीजें आएंगी वहां पर ऑल फैक्ट्री वर्ड अक्सर आएगा। तो अगर ऑल फैक्ट्री वर्ड आ रहा है मतलब वो किस चीज से रिलेटेड है? नाक से, नोज से। तो किसी भी वस्तु को जब सूंघा जाता है उसकी स्मेल ली जाती है तो उसका गैस या वाष्प के रूप में होना आवश्यक होता है। और जब ये गैस या वाष्प के रूप में नेजल कैविटी में जाता है तो यहाँ पर जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको ये स्टिमुलेट करता है और यहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा ये ब्रेन में जाता है और उस स्मेल को सेंस देता है। तो इस तरह से इस पिक्चर में देखें कि एक यहाँ पर ये लिप बना हुआ है, लिप्स के जस्ट ऊपर ये नोज की पोजीशन है। तो यहाँ पर ये जो नेजल कैविटी है, नाक से जैसे ही अंदर जाते हैं तो एक बड़ी कैविटी मिलती है, इसको नेजल कैविटी कहते हैं। और इसमें बहुत छोटी छोटी अस्थियां रहती हैं जिससे कई चैम्बर्स बन जाते हैं। और ये जो नेजल कैविटी होती है इसमें सीलिएटेड सेल होते हैं। सीलिएटेड सेल मतलब इसको हम इजी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने फर वाले क्लोथ देखे हैं या जैसे कई चीजें होती ना सीट कवर वगैरह जिसमें ऐसे टेंटिकल्स टाइप फर लगे रहते हैं, बिल्कुल वैसी ही इसकी जो लास्ट इंटरनल सरफेस होती है ये फर वाली होती है। इसमें बहुत सारी छोटे 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 मैम बाल होते हैं। रुआ जिसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रुआ एक्चुअली छोटा हो जाता है। जैसे मखमल होता है ना, मखमल में थोड़े से छोटे छोटे फर लगे होते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही होती है। और यहाँ पर गॉबलेट सेल पाई जाती है। तो ये जो गॉबलेट सेल होती है इसका काम होता है कि नाक के अंदर म्यूकस क्रिएट करना। एक म्यूकस मतलब एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है। और ये जो यहाँ पर सीलिएटेड सेल्स होते हैं इस एरिया में और म्यूकस होता है, इसका काम क्या होता है कि जैसे ही एयर को अंदर प्रविष्ट करती है, नाक के अंदर जाती है या हम इनहेल करते हैं तो यहाँ पर 3 फंक्शन होते हैं। एक तो ये जो इसकी इंटरनल कैविटी है पूरी, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का बहुत घना नेटवर्क होता है, डेंस नेटवर्क होता है। तो सबसे पहला तो काम क्या होता है कि ब्लड चूंकि हार्ट होता है तो ये हार्ट होने के कारण अगर हम मान लो अभी ठंड में जो एयर को अंदर करते हैं तो वो इनहेल करते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है? डाउन होता है। तो ये सबसे पहले उस एयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है क्योंकि बहुत कोल्ड हवा अगर अंदर जाएगी तो वो नुकसान करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि वो जो
एयर होती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है। उसके बाद उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या अन्य कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, तो वो ये जो बाल होते हैं, छोटे-छोटे सिलेटेड सेल होती हैं, ये एक छन्नी जैसे छन्नी नुमा संरचना बना लेते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें चिपक जाती हैं क्योंकि वहीं पर ये म्यूकस होता है। और वो ये सारी चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती हैं, तो ये हवा को पूरी तरह से छानने का काम करती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से नॉस्ट्रिल से एयर ली, ये पूरी नेज़ल कैविटी है, यहाँ पर हवा छनी और अ, वो साफ हुई। उससे जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं और सारी चीज़ें वो अलग हो गई। उसके बाद यहाँ से ये श्वास नलिका में जाती हुई लंग्स में चली जाती है और जब उसमें किसी तरह की स्मेल होती है, तो क्या होता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं ऊपर, इनसे ऑल्फैक्टरी नर्व निकलती हैं। ये नर्व इन सेंसेशंस को ब्रेन तक ले जाती हैं। ब्रेन के थैलेमस से होती हुई वो कॉर्टेक्स तक जाती हैं और कॉर्टेक्स में जहाँ पर घ्राण केंद्र होता है, ऑल्फैक्टरी सेंटर होता है, वहां पर जाके ये जो भी सेंसेशन जा रहा है उसको सेंस मिलता है कि वो किस तरह का है। वो विशेष गंध का जो भी हो वो ज्ञान हमें वो कराती है। तो इस तरह से ये पूरा जो है नोज का मैकेनिज्म होता है। देखिए ये गॉबलेट सेल है, इसकी एक ये लेयर का स्ट्रक्चर बताया है। ये सीलिएटेड सेल है, इससे दिख रहे हैं आपको ये छोटे-छोटे ऐसे फिलामेंट टाइप के निकले हुए। फिर ये बेसल सेल हैं जो सारे सेल्स को लॉक रखती हैं। ये ऑल्फैक्टरी नर्व हैं जो इन्हीं सीलेटेड सेल्स के बीच से निकलती हैं। ये ऑल्फैक्टरी पाथवे है जो ऑल्फैक्टरी बल्ब हमने देखा था। और ये गॉबलेट सेल है जहाँ से ये म्यूकस को सीक्रेट करती हैं और म्यूकस इससे सीक्रेट होता जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी एयर आती है इस नेज़ल चैम्बर में, उसमें जो भी स्मेल होती है, तो ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स ये जो ब्लू दिख रही हैं, इनसे ये ऑल्फैक्टरी पाथ में पहुँचती है और ऑल्फैक्टरी पाथ से ये ब्रेन में जाती है, ब्रेन स्टेम से होते हुए ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाती है, जो कि कॉर्टेक्स में रहता है। और वहां पर ये इस स्मेल को या इस विशेष गंध से परिचय कराती है कि वो किस तरह की है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईयर या कान। तो जो ओवरऑल कान की संरचना देखें तो इस तरह से होती है। ये बाहर का हिस्सा है कान का, फिर एक कैनाल होती है, फिर यहाँ पर कुछ बोन्स होती हैं और ये इंटरनल है। तो ये इस तरह का है। तो ये पूरा जो कान है, कान का काम होता है सुनना। तो यहाँ पर इन जनरल हम यही यूज़ करते हैं कि कान का काम सुनना होता है, लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना और वही संतुलन के कारण हम अपने आप को गिरने से बचाते हैं और सीधे खड़े रहते हैं। जैसे अगर हमारा सिर राइट साइड जा रहा है तो हमको झुक रहा है तो हमें तुरंत नॉलेज हो जाता है कि राइट साइड को हम झुक रहे हैं और हम अपने आप को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया है ये कान के द्वारा ही होती है। तो कान जो होता है उसको 3 प्रमुख भागों में बाँटा गया है। एक तो होता है आउटर ईयर, फिर मिडल ईयर और सबसे अंत में होता है इनर ईयर। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आउटर ईयर जिसको बाह्य कर्ण भी बोलते हैं, ये कैसे होता? तो ये वो हिस्सा है जो कान का हमारा स्किन के ऊपर उभरा हुआ सभी को दिखता है और इसे हम बोलते हैं ऑरिकल। ये जो पूरा एक बड़ा हॉलिक्स होता है इसको बोलते हैं ऑरिकल। अब इस ऑरिकल में क्या-क्या होता है? ऑरिकल में एक यहाँ पर साइड में जो पूरा एक कार्टिलेज होता है, ये हेलिक्स होता है। इसके अंदर का भाग एंटी हेलिक्स होता है। यहाँ जहाँ पर ये कार्टिलेज खत्म हो जाता है और सॉफ्ट पोर्शन शुरू होता है, वहाँ पर एंटी ट्रेगस होता है। एक जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पर मोस्टली हम इयररिंग्स पहनते हैं, ये ईयर लोब्यूल्स होते हैं और ये बहुत एक सॉफ्ट स्किन वाला पार्ट होता है। बीच में जो गड्ढे के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है
वो कॉन्किया होता है। एक जो ट्रायंगल जैसा कान में बना हुआ होता है उसको ट्रैगस कहते हैं। जो इनर अंदर जाने के लिए एक जो छेदनुमा संरचना होती है वो होती है ऑडिटरी कैनाल और उसके ऊपर का फोसा। तो इस तरह से ये पूरा बाह्य कर्ण या ऑरिकल का स्ट्रक्चर बनता है। और ये ऑरिकल या जो आउटर ईयर होता है ये तो इसका आउटर पार्ट या ऑरिकल हो गया। फिर ये जो छेद होता है जहां से साउंड अंदर जाता है वहां से एक लंबी कैनाल होती है जो ईयर कैनाल कहलाती है और वो खत्म होती है एयर ड्रम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। तो ये इसके पहले तक का हिस्सा बाहर ऑरिकल से लेके ईयर कैनाल तक का जो ये पूरा पार्ट होता है ये आउटर ईयर कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये दो पार्ट से मिलके बना है, ऑरिकल और ईयर कैनाल। तो इसका काम क्या रहता है कि जो बाहर के साउंड होते हैं इनको ये कलेक्ट करता है और ईयर कैनाल के थ्रू ये ईयर ड्रम तक इसको उन साउंड वेव्स को पहुंचाता है। इसके बाद आता है मिडिल ईयर। तो जो मिडिल ईयर होता है इसे ईयर ड्रम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत पतली फाइबर शीट होती है। जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन ये आप दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर का एक पार्ट दिख रहा है, ये ईयर ड्रम कहलाता है। और इसके जस्ट पीछे होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये ईयर ड्रम वो पार्ट होता है जो आउटर ईयर को मिडिल ईयर से जोड़ता है। तो इस तरह से जो यहाँ कैनाल से ईयर कैनाल से ये जो साउंड्स वेव्स अंदर आई ये ईयर ड्रम से टकराती हैं और फिर कहाँ पर अंदर प्रवेश करती हैं, मिडिल ईयर में अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये जो मिडिल ईयर होता है इसमें टिम्पैनिक कैविटी होती है, ये आपको दिख रही है एक बड़ी सी टिम्पैनिक कैविटी जिसका एंड होता है यूस्टेचियन ट्यूब से। और ये बहुत मतलब एक सकरी सी कैविटी होती है और बहुत सारी मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है। इसका अंतिम भाग जो ये होता है यूस्टेचियन ट्यूब, ये नेजल फेरेंजियल से जुड़ता है और यही ट्यूब एक जरिया होता है जो गले के इन्फेक्शन को कान तक पहुंचाता है। तो जो गले का कई बार इन्फेक्शन कान तक पहुंचता है उसका कारण यही यूस्टेचियन ट्यूब होता है जो कि नेजल फेरिंग से जुड़ता है। इसके अलावा इसमें तीन छोटी छोटी बोन होती हैं, एक होती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये जो मेलियस होती है ये ईयर ड्रम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से इसका एक पार्ट जुड़ा रहता है। और ये जो स्टेपीज होती है ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन मानी जाती है। और ये जो साउंड्स होते हैं वो एयर ड्रम से टकराते हैं और सबसे पहले किसको वाइब्रेट करते हैं, ये जो मेलेनिक बोन होती है जो कि एयर ड्रम से जुड़ी होती है उस हिस्से को वाइब्रेट करते हैं। मेलेनिस से इनकस बोन जुड़ी होती है तो ये वाइब्रेशन इनकस को वाइब्रेट करते हैं और फिर ये स्टेपीज को वाइब्रेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो मिडिल ईयर है यहाँ से साउंड ट्रेवल करता है और कहाँ पहुंचता है, इनर ईयर में। तो इनर ईयर जो होता है वो बिल्कुल एक घोंगे की आकृति जैसा होता है। ये देखिए ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये सब बोन से होता हुआ ये दिख रहा है आपको एक ऐसा एंगल जैसे हाथ किसी चीज में हत्ता रहता है, ये स्टेपीज है। तो ये स्टेपीज किससे जुड़ी रहती है, इनर ईयर से। ठीक है, तो ये इनर ईयर जो होती है ये पूरी तरह से लिक्विड से भरा हुआ होता है। इसमें डक्ट और कैनाल होती हैं और ये पूरी तरह से लिम्फ से भरा हुआ होता है जिसको पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ कहते हैं। और यहाँ पर मोस्टली तीन संरचनाएं होती हैं, एक होती हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल ये वाली, एक होती है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ये, और एक होती है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। इसको कहीं कहीं पर सुपीरियर
और इंफीरियर वर्ड भी यूज किया जाता है, एंटीरियर की जगह सुपीरियर सेमी और पोस्टीरियर की जगह इंफीरियर। तो इस तरह से ये, और लास्ट इसका पोर्शन होता है ये जो आपको एक स्पाइरल पोर्शन दिख रहा है, कॉक्लिया। तो इस तरह से ये 3 चीजें इंटरनल ईयर में होती हैं। और जो इंटरनल ईयर होता है, इसकी जो ये कैनाल्स होती हैं तीनों, ये एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर होती हैं। और ये वेस्टिबुल, इसके बीच में एक वेस्टिबुल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये वेस्टिब्यूल ही मिडिल कर्न से जुड़ता है। जो मिडिल ईयर होता है उसकी जो स्टेपीज बोन है वो इस वेस्टिब्यूल से जुड़ती है। और ये वेस्टिब्यूल, कोकिया और ये तीनों कैनाल्स, ये सब पूरी लिक्विड से भरी हुई होती हैं और ढेर सारा लिक्विड इनमें पाया जाता है। और इसमें सेंसिटिव रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि सेंसिटिव रिसेप्टिकल्स इन वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। अब यहाँ पे जो कॉक्लिया जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन जो स्पाइरल है और एक घोंगे के जैसा कवच होता ना, उस तरह से ये दिखाई देता है। और ये लगभग टू टू एंड वन फोर्थ कुंडलित होता है। और इसके नीचे का चक्र सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरह से ये स्पाइरल होता है। ये 1, ये 2 और ये हाफ, सॉरी 1/4। तो ऐसे 2 एंड 1/4 रहता है। और इसमें पूरे में डक्ट होती है और इसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। और ये जो पेरिलिम्फ होता है, ये जो पूरा लिम्फ होता है, यही बैलेंस का काम करता है। बॉडी को बैलेंस में बनाए रखने का काम ये लिम्फ करता है। और ये कैसे संतुलित करता है इसको? इसमें जो जब भी कभी ये जो इसकी इनर वॉल जो होती है, इन सारे कैनाल्स और इसकी, वो सीलिएटेड होती है, मतलब अगेन फर वाली होती है। और अंदर पूरा लिक्विड होता है। तो जैसे ही बॉडी किसी एक साइड को झुकती है, तो वो सारे फर जो होते हैं, जो सारे सीलिया होते हैं, वो एक साइड झुकने लगते हैं। और जिससे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचता है कि बॉडी एक साइड को झुक रही है, और वो संतुलन बनाने के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। तो ये इस तरह से ये बॉडी को बैलेंस में बनाए रखता है। तो बॉडी को बैलेंस में बनाने रखने का काम इनर ईयर का काम होता है। अब हम देखते हैं कि साउंड का मैकेनिज्म कैसा होता है। तो जनरल सुनने की प्रोसेस क्या होती है कि ये जो आउटर ईयर है, वहां से साउंड की वेव आई और ये ईयर कैनाल में गई, यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराई, वहां से ये तीनों बोन को टच करती हुई, ये फर्स्ट बोन, सेकंड बोन, थर्ड बोन, ये मिडिल ईयर को क्रॉस करती हुई इनर ईयर पर गई। और यहाँ पर नर्व होती है जो कि ब्रेन तक जाती है और साउंड वेव को ब्रेन तक ले जाती है। इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। एक तो इसकी लिमिट समझेंगे कि जैसे आपको मालूम है कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको, उनकी भी हम फ्रिक्वेंसी नापते हैं। तो ऐसा माना गया है कि अ, लगभग 20,000 हर्ट्ज तक की वेव्स होती हैं। और जो एक एवरेज ह्यूमन जो सुन सकता है, उसकी लिमिट जो होती है वो 15 से 17 किलो आवर्स तक की होती है। ये डीबीए एक साउंड को नापने का यूनिट है। तो डेसिमल जिसको हम बोलते हैं, तो 70 डेसिमल या उससे नीचे की जो ध्वनि होती है, वो ह्यूमंस के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं सुनने के लिए। 85 से ऊपर डेसिमल होने पर ये ध्वनि कान को नुकसान पहुंचाती हैं और ऐसा भी संभव है कि वो ह्यूमन सुनने की क्षमता को खो दे। तो इस तरह से देखा जाए कि जो ध्वनि सुनने की सीमा से ऊपर होती है, मतलब 85 तक तो सुन सकते हैं भले ही वो डैमेज करे, तो इसके ऊपर जो होती हैं उन्हें अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। और जो ध्वनियां सुनने की सीमा के नीचे होती हैं उनको हम इंफ्रासाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उसकी नीचे वाली लिमिट नहीं है, वो देख के मैं बता दूंगी आप लोग को।
क्योंकि ये हॉर्ट्स में भी ऊपर की लिमिट है और डेसिमल में भी ऊपर की लिमिट है। तो जो लोएस्ट लिमिट है वो शायद 20 होती है, बट मैं कंफर्म आपको बता दूंगी। अब हम देखेंगे कि हियरिंग का मैकेनिज्म होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो ईयर है वो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर 3 में डिवाइड हुआ। आउटर ईयर का काम क्या है कि सारे साउंड वाइब्रेशंस को या वेव्स को कलेक्ट करना। इनर का क्या, मिडिल का क्या है कि वो सारे वाइब्रेशन को गुड वाइब्रेशन के रूप में आगे की तरफ प्रोसेस करना। इनर का क्या है कि एक तो बॉडी को बैलेंस रखना, दूसरा वो जो साउंड अंदर गया है उसको प्रोसेस्ड करना। तो अब इस तरह से देखें तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो जैसे कोई साउंड आया, ठीक है, तो वो हमारा ह्यूमन का जो बाहरी कान है जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, वहां से ये एक्सेप्ट किया गया और उस वाइब्रेशन को कान ने कलेक्ट करके अंदर के कैनाल तक पहुंचाया। अब ये ईयर कैनाल में पहुंच के किससे टकराया, ईयर ड्रम से, या जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई। टिम्पैनिक वाइब्रेट मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होती है तो ये इससे क्या जुड़ी होती है, मैलियस। तो ये मैलियस बोन वाइब्रेट हुई इस तरह से। मैलियस बोन जैसे ही वाइब्रेट होती है तो ये ईस्टर्न इसकस बोन को वाइब्रेट करती है और ये लास्ट स्टेपीज को वाइब्रेट करती है। स्टेपीज जुड़ा होता है वेस्टिब्यूल से, ये मैलियस है, फिर इसने इनकस को किया और लास्ट स्टेपीज को किया। स्टेपीज जो है वो जुड़ा होता है वेस्टिब्यूल से। वेस्टिब्यूल से ऑडिटरी नर्व जुड़ी होती हैं और इस तरह से ये साउंड जो है ये अंदर जाते हुए ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के कॉर्टेक्स में जाता है, जहां पर कि साउंड सेंटर में जाकर ये उस साउंड को मीनिंगफुल बनाता है। और ये जो वो आपको कॉक्लिया हमने पढ़ाया था उसमें ये इस तरह के हेयर्स पाए जाते हैं, टीनी हेयर्स, जो कि बॉडी को बैलेंस रखते हैं। ये ऐसा स्पाइरल बताया था ना आपको, और उसमें ये इनर ईयर में ये जो है बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से इनर ईयर का और ईयर का दो काम है, एक तो बॉडी को बैलेंस बनाए रखना, दूसरे जो भी साउंड है उन्हें ब्रेन तक पहुंचाना। तो इस तरह से ये एक अभी ऑर्गन और बचा है, आई, लेकिन वो भी काफी लंबा है, तो आई थिंक उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।